हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 512। और जिन लोगों ने भी बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, सभी लोग जूफेन के बारे में ही वहाँ पर बातें कर रहे थे। और वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े सेक्ट थे, सभी लोग डीमन स्किमिंग सेक्ट की पावर को देखने के लिए आए थे वहाँ पर। और जूफेन ने जो कारनामा किया था वो सभी सेक्ट में फैल चुका था और सभी लोग बस देखना चाहते थे कि आखिरकार जूफेन है क्या और डीमन स्किमिंग सेक्ट क्या ही कर सकता है। और फिर हमें यन्मो को दिखाया जाता है जो कि वो किनक्यू से कहता है, देखो देखो आखिरकार कौन यहाँ पर आ चुका है, वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट। और क्या वेस्टर्न लैंड के बेस्ट टैलेंट को भी डर लगता है? और क्या तुम डर रहे हो कि तुम्हारा टाइटल वो लड़का छीन ना ले? और फिर जो वो किनक्यू होता है वो कहता है यन्मो से, मेरे लिए टाइटल का मतलब कुछ भी नहीं है, और अगर तुम भी इस टाइटल को चाहते हो तो तुम आ सकते हो और मुझसे ले सकते हो। और फिर जो यन्मो होता है वो कहता है, हाँ जरूर मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें बस एक बार बीट करना होगा और तुम ऐसे मत कहो कि जैसा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और फिर जो वो किंग होता है वो कहता है, मैं ज्यादातर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता हूँ, और जो आज मेरे पास फेम है वो कल किसी और के पास हो सकती है, और क्या मुझे इसकी केयर करनी चाहिए? और वैसे भी नए लोग पुराने लोगों की जगह ले लेते हैं, और इस वर्ल्ड में कोई भी अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता है। हर एक को अपनी पोजीशन छोड़नी ही होती है कभी ना कभी। और ये कहकर वो किंग ग्रे कलर कपड़े पहने हुए बंदे की तरफ देखने लगता है जो कि उसके सामने ही खड़ा होता है। और जब यन्मो उस लड़की की तरफ देखता है तो उसका दिल बहुत जोरों जोरों से धड़कने लगता है, और उसे किसी रीजन की वजह से उसे उस लड़की से खतरा महसूस होने लगा था। और फिर जो यन्मो होता है वो कहता है, आखिरकार क्यों, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ये लड़का आखिरकार है कौन, और मैं इसको देख के इतना डर क्यों गया? और फिर जो वो आदमी होता है वो यन्मो की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, मेरा नाम ये लिंग है, और अगर कोई जूफेन का सामना कर सकता है वो सिर्फ मैं हूँ, और मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता, और मैं ही हूँ जूफेन का वर्दी राइवल, और मेरे अलावा कोई भी वर्दी नहीं है जूफेन से लड़ने के लिए। और जब यन्मो उसकी बातें सुन रहा था तो उसकी बोन्स तक कांपने लगी थी, और उस आदमी की बातें सुनकर यन्मो के मुंह से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, वो बस शांति से खड़ा था और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और इस समय यन्मो को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई भयानक बीस्ट छोटे मोटे बीस्ट को झुका देता है, वैसे ही यन्मो को भी लग रहा था कि यन्मो उसके सामने झुका हुआ है। और जो ये यन्मो की फीलिंग थी जब वो जूफेन से मिला था तब भी उसको ऐसा फील नहीं हुआ था, बट इस आदमी से मिलने के बाद इसे ऐसा फील हो रहा है। और उसका जो स्कल था मानो कि सुन्न पड़ गया हो, और यन्मो मानो कि इस समय एकदम शॉक में चला गया हो, उसे कोई झटका लग गया हो। और यन्मो का दिल इस समय बहुत ज्यादा ही बेचैन हो चुका था, वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। और यन्मो बस इस टाइम पर ये सोच रहा था कि आखिरकार ये आदमी है कौन। और फिर तभी हमें स्टेज पे दिखाया जाता है जो जजिंग एल्डर होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और उसकी प्रेजेंस से वहाँ पर एकदम सन्नाटा छा गया था। और फिर वो एग्जैल्ड के सामने झुकते हुए कहता है, प्लीज एग्जैल्ड, प्लीज आप सभी लोग अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए। और फिर जो एग्जैल्ड होते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के, वो लोग भी अपनी हाईएस्ट सीट्स पे अपीयर हो जाते हैं, और वहाँ पर जितनी भी क्राउड होती है वो सब भी उनके सामने झुकते हैं। और फिर जो बाय मी होता है वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है, यहाँ पर कोई भी काइटिसी पीपल की जरूरत नहीं है, और क्या सभी पार्टिसिपेटिंग सेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं? और तभी जो डीमन स्किमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट होते हैं वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर जो जज होता है वो भी अपना सर हिलाता है और कहता है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और जो दोनों सेक्ट के डिसिपल थे वो वहाँ पर चल रहे थे, और सबकी जो आंखें थी वो बस डीमन स्किमिंग सेक्ट की टीम के ऊपर थी। पर जो जूफेन था वो अभी तक स्टेज पर नहीं गया था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपनी फिंगर को फ्लैश की स्पीड में उठाता है और फिर कहता है, काश कोई ऐसा होता जो मेरे बराबरी में खड़ा हो पाता, जो मुझे हरा पाता। और तभी जो सभी सेक्ट के डिसिपल्स थे वो सभी लोग गुस्से में जूफेन की तरफ देखने लगे थे, और दूसरी तरफ जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा था इस चीज को। और फिर उनके सेक्ट का जो जाओ डेजू होता है वो कहता है, तुम ऐसी बातें आखिरकार कहाँ से करने के लिए लाते हो, और जो मेरा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट है वो तुम्हें कुचल देगा जहाँ पर तुम खड़े होगे, और तुम्हारे हर एक एक सेल को खत्म कर देगा। और भी जो सभी सेक्ट थे वो लोग भी इसकी बातों से सहमत थे। और फिर कोई कहता है, ये लड़का कुछ ज्यादा ही आउटरेजियस है, और इसे कुछ बोलने से पहले कुछ सोच समझ लेना चाहिए। और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो हंसते हुए कहता है, ये लड़का वैसे भी लड़ने नहीं वाला है, पर तब भी वो ऐसे सब पर ताने मार रहा है, और ये चाहता है कि हर कोई वहां पर जाके उससे लड़े जाके। और यहाँ पर लिखा नहीं कि ये किसने बोला है, जैसा लिखा मैं वैसा ही बोल रहा हूँ। विटनेस द पीक एंड द पिनेकल मी गैदरिंग गीजर्स 3 by 3, द वाइन शैल बी एंडलेस एंड ऑल नाइट वी कुड रेवल। और
अगर यहाँ पर कोई है मेरे लेवल का जो मेरा मुकाबला कर सकता हो तो मैं तैयार हूँ। और मैंने वाइन को भी सेट कर लिया है, तो फिर तुम लोग जल्दी जल्दी अपनी छोटी छोटी चींटियों को फेंको मेरे ऊपर। और अगर तुम्हें अपने साथ और भी लोगों को लेना है तो फिर तुम ले सकते हो, मैं तुम सभी को संभाल लूंगा। और ये जूफेन बोल रहा था। और फिर जो जेलिंग होता है जूफेन की लाइन को ट्रांसलेट करते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर यही तो इसका इंटेंट है। और फिर तभी जो वू किंग क्यू होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ मेरे लेवल पर कौन आ सकता है। और जूनियर ब्रदर स्टेज पर तब तक मत जाना जब तक कि कोई उसे चैलेंज ना दे दे। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो सभी सेक्ट के डिसिपल्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और जो मिडिल 3 सेक्ट का ग्रेटेस्ट सेक्ट का बेस्ट डिसिपल वेन टाउ था वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था जूफेन की बातें सुनकर। और जो जन्मू था वो भी जूफेन की तरफ देख रहा था और उसने पहले ही मना कर दिया था क्योंकि वो जूफेन की पावर को देख चुका है और वो पहले ही लड़ चुका है जूफेन से और वो जानता है कि जूफेन कितना पावरफुल है। और जो जन्मू होता है वो कहता है उसके सामने मंच पर जाना तो आसान है पर उसके खिलाफ लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर इस टाइम पर वू किंग क्यू भी उसके सामने जाता है तो उसके लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होगा और ये समय उसके लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड होगा। और जब वू किंग क्यू उसकी बात सुनता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है यन्मू की बात सुनकर। और फिर वो यन्मू से कहता है ये सब कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है और जो इम्पोर्टेंट है वो ये बात है कि हमारे पास उससे लड़ने के लिए पहले ही कोई है। और जो वू किंग क्यू था वो एक स्माइल के साथ जेलिंग को देखने लगता है और जो जेलिंग था उसको इससे कुछ भी मतलब नहीं था कौन क्या कह रहा है और कौन क्या हंस रहा है, बस उसकी आंखें सिर्फ जूफेन के ऊपर ही टिकी हुई थी। और फिर जो जूफेन था वो भी क्राउड की तरफ देखने लगता है किसी को सर्च करते हुए मानो कि जूफेन क्राउड में किसी को ढूंढ रहा हो। और फिर फाइनली जूफेन और जेलिंग दोनों की ही आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। और इस समय जो दोनों को फीलिंग्स महसूस हो रही थी वो एक पुराने दुश्मन की थी और वो एक दूसरे को देख रहे थे मानो कि दो पुराने दुश्मन बहुत दिनों बाद मिले हों और बस इस समय उनको एक दूसरे से फाइट करने की इच्छा थी। और फिर जो जेलिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सुपीरियर 3 सेक्ट के स्टेज के ऊपर। और फिर जो जूफेन होता है वो भी अपने आईब्रोज को हिलाता है मानो कि जूफेन उसके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो। और जो जन्मू था वो भी ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था। और फिर जो जन्मू होता है वो कहता है ये सिर्फ तभी होता है जब सिमिलर पावर वाले लोग आपस में मिलते हैं। और जन्मू जितना ही उन्हें देख रहा था उतना ही उसका दिल हैवी होता जा रहा था। और जो एक्साइल्ड डबल ड्रैगन्स थे वो लोग अंदर ही अंदर हंस रहे थे। और जो एक्साइल्ड होते हैं वो कहते हैं ये लड़का लगता है कि सेंग से भी ज्यादा आउटरेजियस है और मैंने इस लड़के से कहा था कि तुम स्टेज पर मत जाना पर अब देखो ये लड़का वहां पर जाकर सभी लोगों को धमका रहा है और सबको चिढ़ा रहा है जिससे कि दूसरे लोग इससे फाइट लड़े आके। और जो इसकी बातें हैं वो समझ लो कि आठों सेक्ट के ऊपर टॉन्ट मार रहा। सही में इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा करेज है और इस लड़के को तो एडमायर करना चाहिए। और जो आदमी ट्रू एस्पायरेशन के साथ होता है सिर्फ वही परस्यू कर सकता है ट्रूथ को। और एक्साइल्ड हायरन बाय मी से पूछता है बाय मी क्या ये लड़का अब डबल ड्रैगन मैनर के लिए अच्छा है। और फिर जो एक्साइल्ड बाय मी होता है वो हंसते हुए कहता है हा मोर देन गुड अच्छे से भी ज्यादा है ये लड़का। और अब जो फाइट्स थे वो स्टार्ट होने वाली थी। और फिर जो जज होता है वो बॉक्सेस को निकालता है जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए और उन जजेस को एक्साइल्ड के एग्रीमेंट्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि जूफेन के साथ एक्साइल्ड ने एग्रीमेंट किया है। और फिर जो जज होता है वो कहता है डीमन स्कीमिंग सेट क्या तुम्हारे पास सिर्फ 9 डिसिपल्स हैं। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है आखिरकार इनके खिलाफ फाइट करने का पॉइंट ही क्या है, कुछ भी तो मतलब नहीं है इनके खिलाफ फाइट करने का। और ये सुनकर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो सबके सब गुस्से में दांत पीसने लगते हैं। और अनजान फिंडियन और उनके डिसिपल्स का दिमाग खराब हो गया था जब से जूफेन उन लड़कियों के साथ वापस आया था। और जूफेन ने कहा था वो स्टेज पर जब तक नहीं जाएगा जब तक उसे चैलेंज करने वाला उसके लायक ना हो। और ये सुनकर जो तीनों वेनरेबल्स थे वो भी स्टम्प्ड हो गए थे। और जो डिसिपल्स थे डीमन स्कीमिंग सेक्ट के वो लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे थे क्योंकि जूफेन ने उनको इतना पावरफुल बना दिया था कि वो लोग इनसे आसानी से लड़ सकते हैं और कौन ही इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा जो इससे फाइट करना चाहेगा। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारी एक फाइट फॉरफिट हो चुकी है मतलब जब्त हो चुकी है या फिर कह सकते हो कि ये लोग एक फाइट समझो कि हार चुके हैं। और जो जज होता है वो कहता है इसका मतलब ये है कि जो आपके 2 पॉइंट्स होंगे वो माइनस में चले जाएंगे। और फिर जो जज होता है वो दोबारा से याद दिलाते हुए कहता है अगर बीस्ट टाइमिंग सेक्ट की फाइट को छोड़ दिया जाए तो फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है समझो वो भी अपने आप ही उस फाइट को जीत चुका है क्योंकि बीस्ट टाइमिंग सेक्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट से नहीं लड़ा था और इसीलिए मिस्टिकल हेवन सेक्ट को भी पॉइंट्स मिले हैं 20 पॉइंट्स।
और उनका स्कोर भी आपके बराबर हो चुका है। और फिर जो फिंडियन होता है वो भी इस चीज की कोई केयर नहीं करता और हंसते हुए कहता है ले जाने दो इनको ये पॉइंट्स, और हम लोग ये पॉइंट्स इनसे इंटरेस्ट के साथ वापस लेंगे। और जू फैन के फाइट ना लड़ने से तब भी हम लोगों के पास 18 पॉइंट्स रहेंगे और सिर्फ इनके पास 2 ही पॉइंट्स जाएंगे। और जो ये वाला एपिसोड है मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। जो कल का एपिसोड होने वाला है उसमें जो जू फैन के डिसिपल्स है उनकी फाइट होगी। तो फिर जो पहली फाइट होगी वो चू किनचैन की होगी और की चंगलॉन की होगी। और इनकी फाइट होने से पहले जो एल्डर लू था उसने पहले से ही प्लान बनाया और उसने जस्ट से कहा था कि ये ग्रुप के साथ लड़ना चाहते हैं हमारे डिसिपल्स। तो फिर जो एग्जाइल्स होते हैं वो भी मान जाते हैं और वो अलाउ कर देते हैं टीम में फाइट लड़ने के लिए। और एल्डर जून ये सब कुछ इसलिए कह रहा था क्योंकि एल्डर जून को पता था जो चू किनचैन थी वो की चंगलॉन से नहीं जीत पाएगी और इसीलिए वो लोग ग्रुप में फाइट करवाना चाहते थे क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसिपल्स को एरेस की ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी और उसी का यूज करके वो लोग उन्हें हराना चाहते थे। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और जो